नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं 80 मनी बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर, जहां पर हम बात करते हैं आपके निवेश पोर्टफोलियो की, जिस पर आजकल महंगाई का जो साया है वो मंडरा रहा है। जी हां, लगातार आप सुर्खियों में पढ़ रहे होंगे कि महंगाई जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। अब आपके हाथ में तो आए होंगे चंद पैसे, अब उसमें से आप कितने बचाएं और कितने निवेश करें, इसको लेकर अगर आप असमंजस में हैं तो हमारी आज की जो पेशकश है वो आपके लिए है। क्योंकि आज हम आपको सिर्फ सुर्खियों वाली महंगाई के बारे में नहीं समझाएंगे, हम आपको जो महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो सब जगह आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है। हम आपको बताएंगे किस तरह के शख्स के लिए महंगाई जो है वो कितनी बड़ी है, और तो और इसका इक्विटी बाजार पर, डेट बाजार पर और तमाम आपके पोर्टफोलियो और लक्ष्यों पर किस तरह का असर पड़ेगा। आज हमारी खास पेशकश है महंगाई पर। तो महंगाई का वार किस पे कितना, हमारी इस खास पेशकश में आइए देखते हैं आज क्या क्या है ऑन द शो। बाजार की चाल से परेशान है फंड की परफॉर्मेंस को लेकर। अगर आपने मार्च 2020 में निवेश किया है तो पिछले एक महीने में किस फंड में कितनी गिरावट, आज करेंगे हम इसकी पड़ताल। महंगाई ने तोड़ा सारा रिकॉर्ड, लेकिन सुर्खियां बटोर रही महंगाई क्या सबके लिए है एक समान। हम आपको आज समझाएंगे आपका पर्सनल इन्फ्लेशन इंडेक्स। आपकी बढ़ी हुई कमाई चढ़ी महंगाई की भेंट, ना बचत हो पा रही है ना निवेश। हमसे जानिए सही तालमेल बैठाने का फॉर्मूला। और अगर आप भी इस शो में अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, अपना सवाल बस हमें व्हाट्सएप कर देना है 9619873567 पर, और यहाँ पर आप इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। इतना ही नहीं, इस नंबर पर अपने सवालों का वीडियो भी हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए, तो महंगाई का वार किस पे कितना, इसकी शुरुआत करते हैं हमारे पहले मेहमान के साथ। 80 मनी के सीईओ संतोष नवलानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर इस पूरे हफ्ते हम महंगाई और इसके अलग अलग पहलुओं पर बात करने वाले हैं। शुरुआत आज से हो रही है आपके साथ, जहां पर हम चाहते हैं कि आप हमें महंगाई, जो कि हम अमूमन रोज अखबार में पढ़ रहे हैं संतोष, जो लगातार बढ़ रही है, आसपास आप चाय पीने बैठते होंगे तो लोग सब बढ़ती हुई महंगाई की ही शिकायत कर रहे हैं। ये बढ़ती हुई महंगाई की वजह क्या है, ये महंगाई क्या है, ये कैसे बढ़ रही है, क्या ट्रिगर्स हैं, ये बेसिक जानकारी हम देना चाहते हैं दर्शकों को सबसे पहले। हाय कविता। महंगाई काफ़ी टाइम से बढ़ रही है कविता इन द कंट्री टुडे, एंड उसके बहुत सारे रीजंस हैं, और हमने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, बट हम उसको पे ध्यान नहीं दे पाते हैं जब तक हमको आके पिंच नहीं करे। तो आप समझते हैं कि क्यों हो रहा है ये सब। अगर आप पिछले 2 साल को एनालाइज करेंगे तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इम्पैक्ट जो आया है इकोनॉमी पे, वो आया है इंटरेस्ट रेट्स बीइंग रिकॉर्ड लो। सो पिछले कई सालों में जो इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में देखे गए हैं और पिछले 2 साल में देखेंगे तो बहुत डिफरेंस है। इतना सस्ता ब्याज या इतना सस्ता ब्याज दर कभी मार्केट में नहीं थे, और उसकी वजह से मल्टीपल चीज़ें हुई हैं। इक्विटी मार्केट में रैली आई है, रियल एस्टेट में भी एक थोड़ा सा उछाल आया है, कमोडिटी प्राइसेस ग्लोबली बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, सप्लाई चेन इश्यूज अक्रॉस द ग्लोब, खास करके चाइना में
बहुत ज़्यादा हो चुके हैं बिकॉज ऑफ उनकी ज़ीरो कोविड पॉलिसी के हिसाब से। तो हर जगह अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल सप्लाई चेन पहले इफ़ेक्ट हुए क्योंकि कोविड था, फिर फ्रेट रेट्स बढ़ गए, फिर हमारे पास इक्विटी मार्केट बूम आया, रिकॉर्ड इंटरेस्ट रेट्स लो पे रहते रहे कंप्लीटली। तो सडनली डिमांड हर चीज़ की बढ़ गई है और सप्लाई उतनी नहीं रही है। तो ये हमारा चल रहा था 2021 तक, और 2022 के स्टार्ट में रशिया यूक्रेन का जो वॉर और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़े हुए हैं। तो जब ऑयल बढ़ता है तो उसके जितने भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं सबकी प्राइस पे एक इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन मार्केट में है, कोविड के एक आफ्टर इफेक्ट्स हैं, लोअर इंटरेस्ट रेट्स जो मार्केट में चले पड़े हैं, डिमांड बढ़ गई है, एक पेंटअप डिमांड आई है जब पूरी लॉकडाउन इंडिया में कंप्लीटली बंद हुए हैं ऑलमोस्ट अभी, और पूरी इंडिया में बिजनेस चल रहा है। तो डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो इसकी वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। और हो सकता है कि हम इसको और देखें आगे जाके कि और बढ़े ये। तो इसकी वजह से आरबीआई ने भी कुछ स्टेप्स ऑलरेडी ले लिए हैं मार्केट में, एंड होपफुली हम एक कूल डाउन देखेंगे इन्फ्लेशन में इन सम टाइम, या एटलीस्ट पीक देखेंगे उसका, जो उसके बाद हम एटलीस्ट बढ़ेगा नहीं, होपफुली। बिल्कुल, यहाँ पे आरबीआई की तरफ से तो हम कदम उठते हुए देख ही रहे हैं, लेकिन एक और खास बात जो संतोष हम लगातार सुनते हुए आ रहे हैं, जो तमाम एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि अब की बार जो महंगाई आई है ना, वो लंबा टिकने के लिए आई है। ये शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म की महंगाई नहीं है। हो सकता है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें काफ़ी लंबे समय तक देखना पड़े। इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि इतिहास में ऐसा नहीं है कि महंगाई कभी इतनी नहीं बढ़ी है। 2014 में हमने देखा 8.33% तक पहुंच गई थी, लेकिन अब की बार जो महंगाई है उससे कहा जा रहा है कि ये लंबा चलेगी। ऐसा क्यों? ये रिजिडिटी है इन्फ्लेशन में इस टाइम पे, कविता, वो एक सही बात है, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस कूल ऑफ नहीं हो रही हैं ग्लोबली, और इसका मेन रीज़न है कि जो डिमांड आई है फॉर डिफरेंट मटेरियल्स अक्रॉस द ग्लोब, वो हर जगह से आई हुई है, और सप्लाई चेन इस शेप में वापस नहीं आए हैं आफ्टर कोविड सॉल्व होने के बाद भी, बिकॉज चाइना में काफ़ी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी चल रही है। तो जब तक जो सप्लाई वोज हैं मैन्युफैक्चरर्स के लिए वो सॉल्व नहीं होते, हम बहुत बार अखबारों में पढ़ते हैं और न्यूज़ देखते हैं कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स अपने डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं, बहुत वेटिंग चल रहा है इन डिलीवरी ऑफ कार्स, सिलिकॉन का प्रॉब्लम चल रहा है, तो बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी मार्केट में बराबर से उस टाइम पे सप्लाई में नहीं हो पा रही हैं, और डिमांड बढ़ी हुई है। तो जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं लोअर इंटरेस्ट रेट्स के और कोविड के, वो तो कुछ टाइम लेंगे उनको सुधार आने में। लेकिन जो मेन पॉइंट एक ये भी है कि बहुत सारी गवर्नमेंट्स अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी फोकस कर रही हैं, तो कमोडिटी प्राइसेस कूल ऑफ नहीं हो रही हैं, और ऑयल पे एक अनसर्टनिटी है। ऑयल प्राइसेस कब नीचे जाएंगी एक महत्वपूर्ण तरीके में, वो किसी को भी एक उम्मीद स्ट्रांग नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। तो जब तक हम ऑयल को कूल ऑफ होता हुआ नहीं देखेंगे और रशिया यूक्रेन का वॉर एक कंक्लूजन पे नहीं आएगा, तब तक ऑयल और कमोडिटी और जो फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट्स का भी एक प्रॉब्लम चल रहा है, वो सॉल्व नहीं होगा। जब तक वो सॉल्व नहीं होगा तब तक शायद रिजिडिटी बहुत रहेगी इन्फ्लेशन में। तो ये सबका मानना है, एंड शायद ये सही भी है। तो हमारी जो रिसर्च बोलती है वो ऐसा है कि इन्फ्लेशन शायद बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, लेकिन घटने में टाइम लगेगा। तो घटने में टाइम लगेगा तो वी हैव टू गेट यूज्ड टू दीज प्राइसेस फॉर सम टाइम टू कम।
कहा आपने और काफी बारीकी से आपने समझाया है। देखिए संतोष, बहुत सारे आंकड़े आते हैं ना हमारे पास महंगाई को लेकर। सीपीआई का आंकड़ा आता है, होलसेल महंगाई का आंकड़ा आता है और उसमें अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग चीज़ों की महंगाई दर को जो है आंका जाता है। लेकिन ये तो हेडलाइन इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे हैं। निजी तौर पर अगर मुझे समझना हो तो शायद आपके लिए महंगाई दर कोई और होगी, मेरे लिए कुछ और होगी। इसको हम कैसे समझे? क्या जो महंगाई के आंकड़े हम आते हुए देख रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, क्या वो सभी के लिए एक समान है? आई थिंक सभी के लिए एक सम्मान है कविता, लेकिन कितना पिंच करता है एक इंडिविजुअल को, वो उसकी अर्निंग कैपेसिटी, लाइफ स्टेज, सिटी, कौन सी सिटी में रहते हैं, कौन से स्टेट में रहते हैं, वो भी डिपेंड करता है। अगर आप देखेंगे तो अगर आप थोड़ा अप्रैल के इन्फ्लेशन को बारीकी से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तमिलनाडु और केरला में सबसे कम इन्फ्लेशन था, जबकि वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन था। तो अगर मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल का इन्फ्लेशन नंबर देखेंगे तो 9% के आसपास है, जो कि ऑल ओवर इंडिया का जो नंबर हमारे पास है 7% के आसपास का, उससे ज़्यादा है। और अगर आप तमिलनाडु और केरला का देखेंगे तो 5% के आसपास है, जो कि कम है पूरी इंडिया से। तो इवन स्टेट भी इम्पैक्ट करता है। स्टेट टैक्सेस अलग होते हैं, फ्यूल पे जो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस लगते हैं वो हर स्टेट में अलग अलग होते हैं। तो काफ़ी इम्पैक्ट आता है इंडिविजुअल की स्टेट और लोकेशन से। और लाइफ स्टेज एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अगर आप एक यंग इंडिविजुअल हैं और आपके आपके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा नहीं हैं, तो आपकी इनकम शायद उतनी हो, लेकिन आपके खर्चे या फिर ना के बराबर होते हैं या फिर ना होते हैं। तो आप पे शायद उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन आप जब एक मैरिड इंडिविजुअल हैं और आप एक फैमिली चलाते हैं और आप पे डिपेंडेंट पेरेंट्स भी हैं और आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन भी हैं, तो आपको इन्फ्लेशन ज़्यादा पिंच करेगा, क्योंकि आपके पास ना ही सिर्फ आपके खाने पीने का खर्चा होगा और रहने का खर्चा होगा, बट शायद आपके पास ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन खर्चा होगा। अगर आप देखेंगे फ्यूल, जो कि 90 रुपये के आसपास था इन 2020, तो आज वो 105 रुपये के आसपास है। तो ऑलमोस्ट उसमें 18-20% का इन्फ्लेशन आया हुआ है फ्यूल में। तो अगर आप ऐसे फैमिली हैं जो कि हर इंडिविजुअल उसमें ट्रैवल करता है, क्योंकि आपके जो बच्चे होंगे वो स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, और आप जो फैमिली हैं उस हर आदमी ट्रैवल कर रहा है, तो आप पे फ्यूल का इम्पैक्ट आएगा नेचुरली। आप अगर ऐसे लाइफ स्टेज पे जहाँ पे आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बड़े पड़े हैं, अगर हम देखेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन बताएगा कि 7% महंगाई बढ़ रही है, लेकिन मेडिकल एक्सपेंसेस सबको एक्सपीरियंस हो चुका है एटलीस्ट इन लास्ट 2 ईयर्स कि वो शायद 7% के हिसाब से नहीं बढ़ते हैं, वो शायद ज़्यादा बढ़ते हैं। तो एक एस्टिमेट ये है एक मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट से कि मेडिकल इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 14% है इंडिया में। आप अगर एक फैमिली है जिसमें आपके 1 या 2 बच्चे हैं जो कि कॉलेज जाते हैं, अगर आप आईएम की फीस देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में ऑलमोस्ट एवरी ईयर 15% का इन्फ्लेशन वहाँ पर है। तो आपकी खर्चे कहाँ पर हैं उस पर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन आप महसूस कर रहे होंगे। तो आप 7 से ज़्यादा भी महसूस कर सकते हैं, आप 7 से कम भी महसूस कर सकते हैं। ये आपकी लाइफ स्टेज और आपकी फैमिली स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। और जो हेडलाइन इन्फ्लेशन हम देखते हैं उसमें जो वेटेज होता है वो सबके लिए कॉमन है, राइट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई जो इन्फ्लेशन मेजर करता है उसमें ऑलमोस्ट 45-46% फूड इन्फ्लेशन, फूड का वेटेज होता है, फूड कमोडिटीज़ का इन्फ्लेशन होता है। या अगर आप वेटेज देखेंगे फ्यूल का तो वो एक अलग वेटेज होता है, क्लोथिंग का एक वेटेज होता है, हाउसिंग का वेटेज होता है। तो आप अगर अपने खुद के घर में रह रहे हैं तो आपको शायद हाउसिंग इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस नहीं हो। तो हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हर आदमी के अलग होता है। सही कहा तो आपने। हेडलाइन भले 7% है, लेकिन आपकी लाइफ पे डिपेंड करता है आप कितना महसूस कर रहे होंगे। एब्सोल्युटली। यहाँ पर आप किस तरह का जीवन बिता रहे हैं, किस तरह के आपके ऊपर आर्थिक जिम्मेदारियां हैं, उसके हिसाब से
आप आंक सकते हैं कि आपकी निजी महंगाई दर क्या है। लेकिन संतोष, ईटी मनी के जरिए आप अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको किस तरह से महंगाई का सामना करने में आप सहायता करते हैं? क्योंकि ये सिर्फ महंगाई की बात नहीं है। देखिए, हम देख रहे हैं शेयर बाजार, दुनिया के ही बाजार पूरी तरह से वॉलेटाइल हैं। हम देख रहे हैं किस तरह से रुपया कमजोर हो रहा है। एक निवेशक के लिए चौतरफा मार यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। कोविड के बाद बस लोगों ने ऑफिस जाना शुरू ही किया है। अच्छी बात यह है कि अब की बार पैसे लोगों के अच्छे बढ़े हैं, लेकिन देखिए ना, बढ़े हुए पैसे बच का रहे हैं, बचत भी नहीं हो पा रही है सही से, निवेश भी नहीं हो पा रहा है, ऊपर से महंगाई की मार। ईटी मनी सहायता कैसे करता है लोगों की? दो तरीके से करते हैं कविता। ईडी मनी पे हमारे पास एक फीचर है, जो कि आप जब ऐप डाउनलोड करते हैं और पे एंड्रॉइड यूज़र हैं तो आप अपने खर्चे ट्रैक कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपको इन्फ्लेशन से बचना है तो आपको अपने अननेसेसरी एक्सपेंडिचर कम करने पड़ेंगे। अगर आपकी फैमिली में मेडिकल एक्सपेंडिचर है तो वो आपके लिए अननेसेसरी नहीं है, वो नेसेसरी है, वो आप कम नहीं कर सकते, लेकिन आप बाकी चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप अपने स्पेंस को ट्रैक करना शुरू करेंगे तो शायद आप उस पर कंट्रोल करना शुरू करेंगे। तो आप ईडी मनी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आपको ऑप्शन मिलता है टू ट्रैक एक्सपेंसेस। तो आपके जो भी ऑनलाइन एक्सपेंडिचर होता है डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, आपको कन्फर्मेशन एसएमएस आता है आपके बैंक का क्रेडिट कार्ड कंपनी से। अगर आप ऑप्ट इन करते हैं कि आपको ट्रैक करने हैं तो आप ऑटोमेटिकली चेक कर सकते हैं आपका कितना खर्चा एक अमेजोन पे हुआ या जोमेटो पे हुआ या किस कैटेगरी की आपने कितना खर्चा किया। तो एक वो हेल्प होती है ईटी मनी से आपको कि आप पहले अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करिए और आपको खुद समझ में आएगा कि कौन सा अननेसेसरी था, आप कंट्रोल करिए। एंड उसमें आप पूरा ट्रैक कर सकते हैं कि हर महीने आपका कितना डिफरेंस हो रहा है, कौन से महीने में कितना खर्चा कहाँ पर हुआ। सेकंड एस्पेक्ट होता है कि अगर आप जब समझ जाते हैं कि आपका पैसा कहाँ पे जा रहा है तो आप उस पैसे को, थोड़ा बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है टू बीट इन्फ्लेशन। लेकिन इस शॉर्ट टर्म में आप इसको नहीं यूज़ कर सकते एज एन एसेट क्लास फॉर योर शॉर्ट टर्म गोल्स। ये एक लॉन्ग टर्म एसेट क्लास है। कम से कम 5 से 7 से 10 साल अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपका परचेजिंग पावर प्रोटेक्ट होता है इक्विटी में इन्वेस्ट करके। तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं ईटी मनी के थ्रू और अपने फ्यूचर को बेहतर प्लान कर सकते हैं। और अगर आपको जो आपने बोला कि लोग अपने पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करें इस टाइम पे जब इन्फ्लेशन ज़्यादा है और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा कविता अभी मार्केट में जो हम देख रहे हैं ऑलरेडी। जैसे ही आरबीआई ने एक सरप्राइज रेट इंक्रीज अनाउंस किया तो मार्केट काफ़ी करेक्ट हुआ है उस टाइम से। क्लोज टू 8 to 9% करेक्शन उस टाइम से आया हुआ है और मार्केट ऑलमोस्ट 14% डाउन है फ्रॉम इट्स रिसेंट हाई। तो ये और करेक्शन हो सकता है क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती है और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती है तो डिमांड थोड़ी कम हो सकती है और जब डिमांड कम होगी तो कंपनीज के प्रॉफिट्स कम होंगे और उसका इम्पैक्ट वैल्यूएशंस पे ही आएगा स्ट्रेट। तो आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करिए इस टाइम पे कंपेयर टू जो आपने रैली देखी है मार्केट में और हर आदमी ने अपना पूरा पैसा इक्विटी में लगा के रखा है, तो वो शायद सही नहीं होगा आपके शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करिए। हम ईटी मनी में एक पोर्टफोलियो हेल्थ चेक फीचर है, आप ईटी मनी ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को स्टेटमेंट को अपलोड करके चेक कर सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या रिस्क है इस टाइम पे, और अगर आप वो रिस्क को अंडरस्टैंड करेंगे तो आप उसको ओवरकम भी कर सकते हैं। तो 3-4 चीज़ें हैं जो ईडी मनी आपको ऑफर करता है और आप अपने पैसे को बेहतर मैनेज कर सकते हैं। बहुत खूबसूरती से आपने बारीकी में जाकर बताया किस तरह से ईटी मनी सहायता करता है निवेशकों की। और देखिए, महंगाई तो केवल एक ट्रिगर है, लेकिन जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, खासतौर से लक्ष्यों के लिए बनाते हैं, तो आपको इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही अपने आर्थिक लक्ष्यों को तय करना चाहिए, जिसके लिए ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर हमेशा आपके लिए हाजिर है, आपकी मदद के लिए। संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने, इतनी बारीकी से महंगाई को लेकर समझाइश दी है। लेकिन चलिए, महंगाई का वार किस पर कितना, ये जो हमारी चर्चा है, ये जो हमारा मुद्दा है, यही खत्म नहीं होता है, क्योंकि